हेलो गाइस। आज की वीडियो मैंने बनाई है एपिसोड नंबर 16 की यू आर माई ग्लोरी ड्रामा सीरीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। तो अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। एपिसोड नंबर 16 के स्टार्ट में हमें यूतो का ऑफिस दिखाते हैं कि जहां वो लोग अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूतो अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करता है और काफ़ी देर वो लोग अपने मॉडल को फिर से डिज़ाइनिंग करने में लगे रहते हैं। फिर अपनी मॉडल के डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे लैब में टेस्ट करते हैं। वो लोग देखते हैं कि इस दफ़ा रीडिंग्स उनके काम के मुताबिक रिजल्ट्स दे रही थी। तो वो लोग फिर से फेक सॉइल पर अपनी व्हीकल चलाने का एक्सपेरिमेंट रन करने लगते हैं और इस दफ़ा उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स उनको पास कर देते हैं। उन लोगों ने इस मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। तो अब सारी टीम खुश हो जाती है और यूँ तो अपने जूनियर को कहता है कि अब काम ख़त्म हो गया है, तो आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पर जा सकते हो, जिसे सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर हु और प्रोफेसर जैंग भी इस मॉडल की टेस्टिंग चेक करने के लिए आते हैं और वो यूतो को देखकर सोचते हैं कि ऐसे यंग और स्मार्ट ब्रेन्स की ही उनके इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है। फिर अपने सीनियर्स को आया देखकर सारे लोग बाहर आ जाते हैं और यूतो उनसे मिलता है। वो उनको मज़ीद काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हेडक्वार्टर्स में भी प्रेजेंट करना होगा। फिर वहाँ बॉस कहता है कि ग्वानजाई क्योंकि जल्दी वापस नहीं आ रहा तो यूतो को उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करना होगा। यहाँ पर प्रोफेसर जैंग को शक हो जाता है और वो यूतो को साइड पर ले जाकर सख्ती से पूछते हैं कि ग्वानजाई के बारे में तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो इतनी लंबी छुट्टियाँ ले रहा है। यूँ तो खामोश रहता है क्योंकि उसे मिस्टर हु ने मना किया था, लेकिन अब उनको बताना पड़ता है कि ग्वानजाई को कैंसर है और 2 दिन बाद उसकी सर्जरी भी है। फिर ग्वानजाई के ऑपरेशन का दिन दिखाते हैं। शन और ग्वानजाई का भाई हॉस्पिटल में थे और उसको देखने के लिए कोलीग्स भी वहाँ आ जाते हैं। ग्वानजाई ऑपरेशन थिएटर में था और सारे लोग बाहर बेचैनी से गुड न्यूज़ के इंतज़ार में बैठे हुए थे। फिर डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि उसका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन वो कुछ अरसे तक क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। फिर जब उसे थिएटर से बाहर लाते हैं तो यूँ तो अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। फिर अगले दिन यूतो ग्वानजाई से मिलने के लिए जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वापस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। तुमने तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जाने का फ़ैसला किया था, क्या तुमने मेरी बीमारी की वजह से ये फ़ैसला बदला है। तो यूतो कहता है कि इतने सेंटिमेंटल ना हो, तुम्हारे लिए मैं इतनी कुर्बानी नहीं देने वाला। फिर वो लोग एक यूएनओ प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ग्वानजाई कहता है कि मैंने उस पर बहुत मेहनत की है और अब वो चाहता था कि इस प्रोजेक्ट पर यूतो काम करे। और वो कहता था कि अगर तुम वापस ना आते तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। ये सुनकर यूतो स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने लगते हैं। उसे डर था कि ये प्रोजेक्ट यूतो का एक्सपीरियंस कम होने की वजह से वो किसी और सीनियर को हैंड ओवर कर देंगे। और यूतो भी बताता है कि इस प्रोजेक्ट पर टोंग बाओ का नाम मेंशन किया जा रहा है, लेकिन ग्वानजाई नहीं चाहता था कि टोंग बाओ उसके प्रोजेक्ट पर काम करे क्योंकि उसकी अप्रोच ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं थी। लेकिन यूतो कहता है कि ये फैसला तो प्रोफेसर जैंग की ही मर्ज़ी से होगा, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा कि टोंग बाओ को इंचार्ज ना बनने दूँ। तो ग्वानजाई को कुछ तसल्ली हो जाती है। फिर यूतो उससे कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई नाम तो सोचो, कब तक इसे यूएनओ कहते रहोगे। तो ग्वानजाई थोड़ी देर सोचता रहता है, फिर कहता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम मैं सर्च ऑफ गॉड रखूँगा। फिर यूतो उसे अपनी फुल सपोर्ट का यकीन भी दिलाता है। दूसरी तरफ फिर हमें शाया किंग को दिखाते हैं कि वो यूतो और जिंगजिंग की वीडियो देख रही होती है और वो जल भुनकर करेले की तरह का मुंह बनाई बैठी होती है। फिर वो गुस्से में ड्रिंक पे ड्रिंक करती रहती है। फिर उसकी एक फ्रेंड उसको ज्वाइन करती है।
वो कहती है कि मैंने भी यूतो की वीडियो देखी है, लगता है कि तुम उसी से ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रही हो। फिर वो उससे ये भी पूछती है कि जब तुमने उससे ब्रेकअप किया था तो तुम कहती थी कि वो चाइल्डिश और सेल्फिश है, एक फजूल से ड्रीम के पीछे हाई सैलरी की जॉब को ठुकरा रहा है, तो अब फिर से क्यों ऐसे बेवकूफ़ इंसान को भुला नहीं सक रही। तो वो आगे से कहती है कि अगर मैं उससे ब्रेकअप ना करती तो मुझे अकेले ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता, कल को बच्चों की एजुकेशन, घर के एक्सपेंसेस, सब कुछ मेरे पैसों से होता। यूतो की तो इतनी सैलरी ही नहीं कि वो क्वालिटी लाइफ स्टाइल को अफोर्ड कर सकता। तो आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि भला अकेला अकेला यूतो ही नहीं, तुम भी तो सेल्फिश ही हो ना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा तुम दोनों ने, एक ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने तो मूव ऑन कर लिया था, तो अब अगर वो किसी और से न्यू रिलेशनशिप में जा रहा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे से शाया कहती है कि वो किसी के साथ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसे जिंग जिंग के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो स्कूल टाइम को याद करती है और दिखाते हैं कि शाया का भी यूतो पर क्रश था और जिंग जिंग का भी। तो तब से ही उसके दिल में एक जेलसी और कंपटीशन की सी फीलिंग्स थी जिंग जिंग के लिए। लेकिन यूतो ने जिंग जिंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि वो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी, क्योंकि वो स्टडीज़ में डल थी इसीलिए। और यूतो को तो कोई ऐसा साथी चाहिए था जो उसकी तरह कॉम्पिटेंट हो और लंबे अरसे तक उसके साथ चल सके, और ये क्वालिटीज़ शाया में थी, तो उसने उसे चूज़ कर लिया। लेकिन अब भी शाया ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कुछ ऐसा हो कि यूतो जिंग जिंग के पास चला जाए। तो वो अपनी फ्रेंड से शेयर करती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और फिर वो शंघाई के लिए निकल जाती है। यूतो जब ऑफिस में बैठा होता है तो उसके फ्रेंड लियांग की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि शाया शंघाई आई हुई है और उसने तुम्हें और मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। लेकिन यूतो 1 मिनट लगाने से भी पहले उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे कहना मैं बिज़ी हूँ, नहीं आ पाऊँगा। फिर अगले दिन रात को जब यूतो ऑफिस से निकलने लगता है तो उसे लियांग के नंबर से कॉल आती है, लेकिन आगे से फ़ोन पर शाया थी और वो ड्रंक होकर उससे पूछ रही थी कि ये मिस कियाओ कौन है। यानी कि उसने सुन लिया था कि किसी मिस कियाओ के साथ उसने वाइन स्टोर की थी। तो आगे से यूतो उसे कह देता है कि वो कियाओ जिंग जिंग थी। फिर दिखाते हैं कि घर आकर यूतो जब खाना खा रहा होता है तो लियांग उसके पास आकर बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम गेमिंग आजकल क्यों नहीं खेल रहे। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि शाया ने मुझे ड्रिंक पर इनवाइट किया था, कल वीकेंड है तो तुम भी हमारे साथ डिनर पर चलना। लेकिन यूतो फ़ौरन से मना कर देता है और ये बात लियांग फटाफट शाया को मैसेज करके बता देता है। फिर यूतो उसे नज़रों के इशारे से दफ़ा होने का कह देता है, तो लियांग को जाना पड़ता है। फिर शाया लियांग से यूतो के ऑफिस का एड्रेस मांग लेती है कि मैं खुद ही जाकर उससे मिल लूँगी। और ये सोचकर लियांग खुश होता है कि शाया वापस उसका दिल जीत कर ही रहेगी। वो हमेशा से यही चाहता था कि उन दोनों का पैचअप हो जाए। फिर अगले दिन ऑफिस में यूतो को शाया का मैसेज मिलता है और वो उसे चाय पर इनवाइट करती है, लेकिन वो उसके मैसेज को इग्नोर करके फ़ोन लॉकर में रख मीटिंग में चला जाता है। इतने में शाम को जब मीटिंग से फारिग होकर सब घर जाने लगते हैं तो यूतो देखता है कि शाया उसके ऑफिस के पास ही रेस्टोरेंट पर उसका वेट कर रही है। उसके कोलीग्स उसे साथ चलने का कहते हैं, लेकिन वो काम का बहाना करके मना कर देता है और खुद सोचने लगता है कि उसे शाया से मिलना चाहिए कि नहीं। उधर शाया उसका वेट करते करते रात हो जाती है। वो कुछ ऑकवर्ड तो फील करती है, लेकिन काफ़ी ढीठ थी, वहीं पर बैठी रहती है, हार नहीं मानती। फिर वो बैठे बैठे याद करती है कि जब उसने यूतो को ऑप्शन दिया था कि अगर तुमने हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर एरोस्पेस एजेंसी को ज्वाइन किया तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी, तो यूतो ने ब्रेकअप को चूज़ किया था। फिर उसने अपनी फ्रेंड को उस रात बहुत प्राउड से कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो आज भी उसका दिल जीत सकती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड का कहना था कि तुम्हें बहुत से अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं, तुम यूतो को ही क्यों चाहती हो। अभी भी वो वही जॉब कर रहा है जिसकी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था, उसकी सैलरी भी कम है।
तो शाया ने कहा कि मुझे अब उसकी कम सैलरी से फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट उसकी जॉब का सोसाइटी में हाई स्टेटस तो है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर वो ये याद करते हुए सोचती है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही। इतने में यूँ तो वहाँ आ जाता है और वो उसके आते ही एक फ्रेंड की तरह उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यूँ तो सुनने की बजाय उससे कहता है कि काम की बात करो, मुझे क्यों मिलना चाहती थी। लेकिन अपनी इतनी इंसल्ट देखकर फिर भी शाया ढीठ बनी रहती है और कहती है कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। लेकिन यूँ तो उसके साथ डिनर करने से भी इनकार कर लेता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने फाइनेंस में जाने का फ़ैसला क्यों बदल लिया, लेकिन यूँ तो फिर भी कोई ख़ास जवाब नहीं देता। तो आगे से शाया कहती है कि अच्छी बात है, तुम जैसा ब्रिलियंट माइंड साइंस की फील्ड में ही होना चाहिए था। फिर वो कहती है कि हमारी इसी वजह से लड़ाई हुई थी, लेकिन तब मैं सिली और इमैच्योर थी। मुझे अब एहसास हुआ है कि तुम सही थे। लेकिन यूँ तो इस बात पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फिर वो जिंग जिंग की बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि तुमने उसके साथ ड्रिंक भी किया था, जो वाइन तुमने स्टोर कराई थी उससे। तो फिर यूँ तो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी को वो हाँ समझ लेती है और फिर वो कहती है कि जिंग जिंग तुम्हें कहाँ मिली, वो तो हमारे स्कूल फेलोज़ के चैट रूम में भी नहीं है। फिर जिंग जिंग के करैक्टर पर छुपे हुए अल्फाज में अटैक करने लगती है और कहती है कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री, इसमें बहुत पैसा तो है, लेकिन इस फील्ड में बहुत बुरे बुरे लोग होते हैं। अगर जिंग को इतनी सक्सेस मिली है तो सीधे तरीके से तो नहीं मिली होगी, उसने काफ़ी कीमत भी चुकाई होगी। यूँ तो जिंग के खिलाफ ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो आगे से कह देता है कि अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम कितनी सेल्फिश थी जब तुमने मुझे स्टेटस की वजह से डाउन जाते देखकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। तो आगे से वो जल भुन कर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद यूँ तो काफ़ी देर तक जिंग की बर्थडे वाली वीडियो देखता रहता है और फिर से उसे याद करके सैड होता रहता है। फिर वो बारिश में भीगा हुआ घर वापस आता है और लियांग को देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि इसका मूड काफ़ी ख़राब है और वो डरते डरते उसे बताता है कि मैंने ही शाया को तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस दिया था। तो आगे से यूँ तो कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी। तो लियांग कहता है कि वाह, बड़ा पत्थर का दिल पाया है तुमने। उसे लगा था कि ये जिंग की वजह से उसे रिजेक्ट कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैं भी जिंग को जानता हूँ, मिस कॉटन बनकर वो हमारे साथ खेलती रही है, वो प्यारी तो बहुत है, लेकिन हम आम इंसानों में और उस सेलिब्रिटी में बहुत फासला है। और वो यूतो को एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि देखो, मैंने भी उसके साथ कितने अरसे तक गेम्स खेली, 2 महीने तक, लेकिन उसने गायब होने से पहले मुझे गुड बाय तक नहीं कहा। तो यूतो उससे पूछता है कि क्या तुमने फिर उसे कभी ऑनलाइन नहीं देखा। तो वो बताता है कि नहीं, उस दिन के बाद वो कभी गेमिंग में नहीं आई। तो यूँ तो आगे से उसे कहता है कि वो बुरी इंसान नहीं है, उसमें सेलिब्रिटीज़ वाली अकड़ है ही नहीं। उसने अवार्ड शो के लिए तुम्हारा भी टिकट मुझे दिया था, लेकिन मैंने ही जानबूझकर तुम्हें नहीं दिया। इस बात से लियांग काफ़ी सरप्राइज्ड होता है कि वो मुझे भी अपना फ्रेंड समझती थी। फिर यूँ तो सर झुकाकर बैठ जाता है और लियांग को बताता है कि मैंने उसे बहुत अपसेट किया है और इसीलिए वो गेमिंग छोड़ गई है, वो बुरी इंसान नहीं है। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 16 ख़त्म हो जाती है।